निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव, हालांकि रिकवरी की भी कोशिश, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निफ्टी और निफ्टी बैंक में दबाव कायम। तेल, गैस और मेटल शेयरों में तेजी। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 1% मजबूत। नाल्को हिंडाल्को सेल में करीब 2 से 3% का उछाल। वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, एमजीएल पेट्रोनेट, एलएनजी भी करीब 2 से 4% ऊपर। कैपिटल मार्केट शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी। बीएसई का शेयर 2 दिन में करीब 12% दौड़ा। एमसीएक्स, सीडीएसएल और कैम्स में भी आज 2 से 3% की तेजी। एफएनओ में एंट्री होने की खबर के बाद एरिटा और हराटेक के शेयर में जोश। मार्च सीरीज से दोनों शेयरों में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होगी ट्रेडिंग। एनएसई पहले ही मार्च सीरीज में हमारा, राजा बैटरीज, आईएफएल समेत 4 कंपनियों की करा चुका है एंट्री। साथ ही मार्च सीरीज में 16 शेयर होंगे बाहर। और दिल्ली की सीएम बनेंगी रेखा गुप्ता। आज सुबह 11 बजे से रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रवेश वर्मा होंगे डिप्टी सीएम। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव का सीएनबीसी आवास के साथ मेगा इंटरव्यू। मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, अभी तक 4 लाख करोड़ निवेश के ऑफर आए। एमपी में आईटी, सेमीकंडक्टर, एग्री, ऑटो में बड़े मौके। कहा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर बनाई खास पॉलिसी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मार्केट की। काफ़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, मार्केट 22,800 अभी भी तोड़ने को तैयार नहीं है। और मिड कैप में रिलेटिवली बाइंग लौटी है, जो कल भी हमने देखा था। मिड कैप इंडेक्स देखिए आप, आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन फिर काफ़ी शानदार हो रहा है। कल जिस तरीके से हुआ, एडवांस डिक्लाइन देखिए, थोड़ा सा आज सुबह वॉलेटिलिटी थी, लेकिन अब डिसाइसिवली एडवांसेस के फेवर में आता हुआ 2:1 का एडवांस डिक्लाइन। और अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो आज फिर काफ़ी स्टॉक्स दिखाई देंगे आपको जो अच्छा कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात की थी मैंने, एपीएल अपोलो लेकर आइए, वो अब 3.5% ऊपर है। एनसीसी अब 3.25% ऊपर। गोदरेज कंज्यूमर, दीपक नाइट्राइट, बीएसई, कैम्स, केईआई इंडस्ट्रीज, आईजीएल, बीएचईएल, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां इस समय आपको एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देगा। डाउन साइड पर लेकिन अभी भी 2-3 स्टॉक्स हैं जहां प्रेशर है। मारुति सुजुकी 2%, एचडीएफसी बैंक 2.25% और 1-2 स्टॉक्स हैं, अदानी ग्रीन, कोफोज, जहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देगा। फिर जी, तो ये थी अब तक की बात की थोड़ी सी समरी। और एक बड़ा उठापटक जो हुई है, उलटफेर हुआ है। अभी कुछ देर पहले, मतलब आधे घंटे पहले गिन के, हम आशीष, मैं और अनुज जब चर्चा कर रहे थे, टॉप लूजर था एमएनएम। लुक एट एमएनएम। इंट्राडे से लगभग मेरे ख्याल से 70 रुपए की रिकवरी, और ये अब 0.5% ऊपर। और उससे भी बड़ी मीनिंगफुल बात यह है कि एक फाइट टू रिगेन 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज वो स्क्रीन पे नजर आ रही है। दैट्स गुड। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इंट्राडे में। अब ट्रेड्स पिक करते हैं। मैल आपकी स्क्रीन पे है, जिससे करेंगे हम बातचीत। आज हमारे साथ अमित सेठ, प्रकाश का बसर पिछले कार्यक्रम से, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास जी, और साथ ही साथ सचिन जी। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आई थिंक क्लियरली जिस तरीके से दोनों इंडाइसेस का डेटा है, मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड सेशन होना चाहिए। निफ्टी में आइडियल जोन होगा अराउंड 22,920 के आसपास। मुझे लग रहा है वहां पर थोड़े से शॉर्ट्स कंसिडर करने चाहिए। एंड तो लोअर साइड हो सकता है कि वापस एक बार 22,800 का जो लेवल है वो एट थ्रेट होगा। स्लिपेजेस हो सकते हैं। 22,740 का इंट्राडे का एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। सो आई थिंक एक काफी रेंज बाउंड स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है आइडियल होगा कि आप थोड़े से लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस ही रखें। रिकमेंडेशंस हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है, ये डिस्क्लोजर होगा। पहला स्टॉक है ऑन द शॉर्ट साइड विच इज बजाज फाइनेंस। पिछले कुछ अच्छे दिनों की रैली के बाद यहाँ पर थोड़े से साइंस है अनवाइंडिंग के। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों की रेंज ब्रेकडाउन हुई है, 30 मिनट्स चार्ट पे एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 80-200 के आसपास प्लेस्ड है। इसका 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 81-80 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। एंड इसीलिए हम फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह दे रहे हैं बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 8450 पे लगाना है। ट्रेडिंग के लिए से एक स्विंग होगा एक्सपेक्टेड ऑन द लोअर साइड अप टू 8180। ऑन द लॉन्ग साइड HAL मुझे लग रहा है थोड़ा सा काफी स्टेबल हो चुका है। पिछले 3 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो एक बेस बनाने का प्रयास हो रहा है 3350 के आसपास का।
एंड वहां पर कुछ साइंस आ रहे हैं, मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनने का प्रयास है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर भी डेटा प्लेस्ड है, 3500 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है, एंड इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 3330 के स्टॉप लॉस के साथ 3500 के टारगेट के लिए। ओके, हैल में बाइंग करें तो ये इस समय सचिन की पिक्स में से एक। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। विकास जी अनम्यूट करिए। पे मेरा कुछ दिक्कत है? हाँ हाँ ठीक है, गो अहेड। यहाँ पे मेरा व्यू थोड़ा सा अलग रहेगा। मुझे लगता है कि आज के दिन में एक शार्प रिकवरी मार्केट में देखने मिल सकती है। कल जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने जो डेली चार्ट में यहाँ पे एक रिकवरी दिखाई थी, तो मुझे लगता है आज भी यहाँ पे मार्केट लास्ट 7 to 8 डेज में हमने देखा है कि 22,800 22,700 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को रिटेस्ट करके वहां से वापस पुल बैक रैली देखने मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आज एक अच्छी रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है, जो यहाँ से ऊपर की जो रेंज है ओपन होते हुए देखने मिलेगी। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा यूपीएल। यूपीएल में एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने कल भी देखा था, उसके बाद आज भी उसको वो कंटिन्यू करते हुए देखने मिलेगा। नीचे ऊपर में जो टारगेट देखने मिलेंगे वो है 678 के आसपास के टारगेट यहाँ पे यूपीएल में आते हुए देखने मिल सकते हैं। 642 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे इंट्राडे में देखने मिल रहा है, तो वहां पे एक सपोर्ट लेके इसको बाय करना चाहिए। और दूसरा मेरा रहेगा एनटीपीसी। मैंने कल के क्लोजिंग शो पे भी एनटीपीसी को ही रिकमेंड किया था। मुझे अभी भी लगता है कि इसमें एक अच्छा पोटेंशियल देखने मिल रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जन बहुत क्लियरली कल के सेशन में आइडेंटिफाई हुआ था। तो मुझे लगता है 330 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। 312 का भी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के इस काउंटर को 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाय कीजिए। मुझे लगता है आज थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट जाते जाते एक अच्छी रिकवरी देगी, तो इन दोनों स्टॉक में एक अच्छा शार्प अप मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो दोनों भी मेरे बाय साइड के कॉल रहेंगे। ओके, एनटीपीसी, हाँ इसमें कोई राय नहीं कि पावर स्पेस लगातार 3 दिन से क्रमबद्ध तरीके से बाइंग और शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है। प्रकाश सर, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है कैम्स इंडिया। कैम्स इंडिया में एक ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करा है 3469 पर, स्टॉप होगा करीब 3415 पर। नियर टर्म टारगेट है करीब 3550 का कैम्स इंडिया। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त, जिसमें एक ब्रेकआउट मिला है, तेजी नजर आती है, वो है कमिंस इंडिया। बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, ट्रेड करा है 2755 पर, स्टॉप होगा 2720 पर। नियर टर्म टारगेट 2800 कमिंस इंडिया। ओके, तो ये इस समय गावा सर की पिक्स हुई। अमित जी आपकी 2 पिक्स। जी अनु जी, इस समय की मेरी 2 पिक रहेगी ऑन द लॉन्ग साइड। पहला है इंडिगो। इंडिगो का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक कल के सत्र में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया था, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में वापस एक फॉलोअप देख रहे हैं, तो इंडिगो का प्राइस अभी है 4488 का। इसे बाय करें। टारगेट्स हमारे रहेंगे 4530 रुपए के, और स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे 4350 4350 का। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा एक रिवर्सल ट्रेड लग रहा है 200 एमआ से, जो अच्छे और एक सपोर्ट से रिवर्स कर रहा है, दैट इज इंडियन होटल्स। आज के सत्र में थोड़ा सा नेगेटिव खुला था, बट नाउ वी आर सीइंग इट इज वंस अगेन एट डेज हाई। 754 का प्राइस है इसका, 744 पे स्टॉप लॉस रहेंगे और टारगेट्स रहेंगे 774 के। अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी। गौतम जी गुड मॉर्निंग। ये ट्रम्प टेंट्रम, क्या मार्केट इससे उबर पाएगा कि ये मार्केट के लिए एक और एक्सक्यूज बन गया एक गिरावट के लिए? मुझे लगता है कि आज की तारीख में पिछले करीबन 4.5 या 5 महीनों से लगातार सेलिंग आ रही है एफआईएस की, और उसकी कई वजह है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं बताऊंगा कि अपना जो मार्केट है, इंडियन मार्केट सबसे महंगा मार्केट है विश्व में। मैं सिर्फ एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि जब यहाँ पे हमें लगता है कि 12 से 14% अर्निंग्स ग्रोथ इंडियन मार्केट एस्टिमेट्स हर साल हम देखते हैं। साल की शुरुआत में एनालिस्ट कम्युनिटी बोलती है कि इस साल 12 से 14% अर्निंग्स ग्रोथ आएगा मार्केट में। लेकिन आपको मालूम है कि इस साल 2025 में अमेरिका का जो मार्केट है, S&P 500 जो सबसे बड़ा उनका इंडेक्स है, टॉप 500 कंपनीज का इंडेक्स जो है, उसमें 13% कंसेंसस अर्निंग्स ग्रोथ जो जिसको बोलते हैं 13% अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रहा है।
जब इतना बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ जब अपने खुद के मार्केट में हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी एसेट एलोकेटर जो अमेरिका में बैठा हो, वो भी सोचेगा कि भाई आज की तारीख में कोई भी इमर्जिंग मार्केट इंडिया हो या कोई दूसरा इमर्जिंग मार्केट हो, उसमें निवेश करने की ज़रूरत ही क्या है, जब हमारे खुद के मार्केट में इतना बड़ा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये वजह है जिसके लिए हम लगातार करीबन 4.5 और 5 महीनों में एफआईएस का सेलिंग देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा। अच्छा, आपने कहा कि हमारा बाजार काफ़ी महंगा है, हमारा बाजार हिस्टोरिकली महंगा रहा है, लेकिन अब निफ्टी कई लोग कह रहे हैं कि अपने एटलीस्ट खुद के एवरेज मल्टीपल से नीचे आ गया, तो क्या एटलीस्ट लार्ज कैप में बाइंग शुरू की जाए? अनुज, आपका सवाल सही है, लेकिन ये है कि जो एफआईएस का सेलिंग आ रहा है वो मोस्टली लार्ज कैप में आ रहा है। अब देखिए उनकी एवरेज होल्डिंग मिड कैप और स्मॉल कैप में तो और भी कम है, लेकिन मिड कैप में कम है, मोस्टली लार्ज कैप्स में है। तो मुझे लगता है कि कुछ लार्ज कैप्स है जहाँ पे डेफिनेटली बाइंग होनी चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मिड और स्मॉल कैप्स में जो बाउंस आ सकता है आने वाले 3 या 4 महीनों में, मुझे लगता है वहाँ पे ग्रोथ और करीबन 30 से 40% गिरावट आई है। कुछ स्टॉक्स में तो 50 या 60% गिरावट आई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मिड और स्मॉल कैप्स में फोकस रखना चाहिए, और लार्ज कैप्स में यस, मुझे लगता है कि करीबन 1 या 2 महीने तक वहाँ पे गिरावट नहीं ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन जो बड़ा ग्रोथ आएगा वापस विल बी बैक टू मिड कैप्स। गौतम सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और अभी आपने ट्रंप टैरिफ टेंट्रम्स की हमने बात भी करी, आइए इसको सेक्टर्स पे ट्रांसलेट करके देखते हैं। ऑटो हमारा पहले से भी, अगर आप पिछले 4 महीने को देखें, बहुत अच्छे नहीं रहे थे। हमारे यहाँ इन्वेंट्री बिल्डअप एक बहुत बड़ा इशू था, और दूसरा इन कंपनियों का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हमारा ईवी की तरफ झुकाव। एंड सडनली अगर टेस्ला इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बन के उतरता है, अब अगर हमको और टैरिफ कम करने पड़े अगले कुछ समय में, दिल्ली मुंबई में अपने शोरूम्स ओपन कर रहे हैं, आप ऑटो को कैसे देखते हैं इस वक्त? देखिए, मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर इंडिया में और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो टैक्सेशन है और इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, उसकी वजह से एवरेज कार जो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट इज़ वेरी हाई। आप जो फॉरेन गाड़ियाँ देखें, सेम कार जो आप दुबई जाएं तो आपको आधे दाम में मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये 5 लेयर्स की जो जीएसटी है ऑटो सेक्टर पे, वो कम करने चाहिए, और ऑटोमोबाइल को आप जो सोशलिस्टिक नज़रिए से देखो कि ये अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए इसको टैक्स ज़्यादा करना चाहिए। जिस तरह से 5 स्टार होटल पे भी टैक्स ज़्यादा होता है। मेरा ये कहना है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देना है, तो एक तो टैक्सेस कम कीजिए। अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जो है ऑटोमोबाइल के लिए, अब हर साल देखिए, ऑटोमोबाइल्स में मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, हर साल इनपुट और कॉस्ट की वजह से हर साल ऑटोमोबाइल या गाड़ियों के दाम 5 से 15% बढ़ते हैं। और ये बढ़ते-बढ़ते जो हमने देखा है पिछले करीबन 10 सालों में, सेल्स का ग्रोथ कम होने लगा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इंडिया में, अपने देश में करीबन 4.2 मिलियन या 42 लाख गाड़ियाँ बिकी 2024 में। चाइना में 30 मिलियन गाड़ियाँ बिकी 2024 में, और वहाँ पे भी गाड़ियाँ सस्ती है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि टेस्ला आए ना आए वो दूसरा सवाल है। कितनी गाड़ियाँ बेचेगा, यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट पे क्या ड्यूटी लगेगी, उसका अभी तक तो फैसला हुआ नहीं है। और ये नेगोशिएशन आई एम श्योर अभी चालू है इंडिया और अमेरिका के बीच में। लेकिन एक कंपनी का इंडिया में एंट्री करना, उससे मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। सेम केस सर फार्मा पे। अब फार्मा में जो हमारी कंपनियां जो एक्सपोर्ट्स करती हैं यूएस की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग, अब उनकी टिप्पणियों में फार्मा भी था, ऑटो भी था। अब फार्मा पे आपका टेक इस लिहाज से? कि जो ट्रंप
प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपने देश में इन्फ्लेशन कम करना है, महंगाई कम करनी है, उनको दवाइयों पे भी फोकस है उनका। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी एक चीज़ है कि उस पे टैरिफ बढ़ाने नहीं चाहिए। भी फाइनली क्या होता है वो तो भगवान जाने, बट उन्होंने अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी बोल दिया है कि 1 अप्रैल तक वो लोग लिस्ट बनाएंगे कि कौन सी कंट्री के ऊपर क्या टैरिफ लागू होने चाहिए। तो मुझे लगता है करीबन 5 या 6 हफ्तों में मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बट मुझे लगता है कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रेसिडेंट ट्रम्प का फोकस यही है कि महंगाई कम करे, लेकिन जब तक ये टैरिफ का फैसला नहीं होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। अच्छा, बजट के बाद एक थीम बनी थी कि यहाँ से कंजम्पशन में ओवरवेट हो जाए और केपेक्स हेवी स्टॉक्स में अंडरवेट हो जाए। वो ट्रेड 2-3 दिन चली, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा रिवर्सल देखा है उसमें। आपकी क्या अप्रोच होगी यहाँ पर? अनुज, आपकी बात सही है। ये जो बजट के बाद जो एस्टिमेट लोगों ने लगाए थे कि 1 लाख करोड़ की बचत होगी मिडिल क्लास को, और ये जो 1 लाख करोड़ की बचत होगी वो पैसा 100% तो नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन 25 या 30% भी पैसा जो 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 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जाए हैं, कपड़े हैं, गाड़ियाँ हैं, स्कूटर है या टू व्हीलर है, उसकी जो अपेक्षा थी, मुझे लगता है कि रियलिटी हैज सेट इन, एंड मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर स्टॉक्स पे। दूसरी बात रही कैपेक्स की। मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार का फोकस ये बजट में रहा है फॉर, एज दे सेड, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, फिस्कल कंसोलिडेशन। मुझे लगता है कि जब जब तक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इम्प्रूव नहीं होता है, सरकार को फिस्कल कंसोलिडेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए। उनको ज़्यादा निवेश, ज़्यादा कैपेक्स करना ही पड़ेगा इकोनॉमी को सही ग्रोथ पाथ पे रखने के लिए। और मुझे लगता है कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन करना ही है सरकार को, तो आप प्राइवेटाइजेशन और एसेट मोनेटाइजेशन, डाइवेस्टमेंट शुरू करें ना, उस पर फोकस कीजिए। और अभी भी मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स जिस तरह से मैंने बोला कि पिछले करीबन 5 महीनों में एफआईएस का सेलिंग रहा है और मार्केट में भी गिरावट आई है करीबन 12.5-13%, लेकिन फिर भी डिमांड है। आप देखिए भारतीय एयरटेल का जो ब्लॉक हुआ उसमें कितने एफआईएस आए। तो ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में अभी भी एपेटाइट है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, पेंशन फंड्स है यूएस में, जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस में भाग लेंगे। लेकिन सरकार आई गेस एट दिस पॉइंट इतने उनका टारगेट भी इस साल काफ़ी कम रहा है। एक स्पेस जहां बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। हालांकि ऑफ लेट थोड़ी सी बाइंग हमने देखी है बड़े स्टॉक्स में। यहाँ आप क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में? देखिए, ये वैल्यूएशंस कंपेलिंग है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ का, और कहाँ ये ग्रोथ कहाँ से आएगा वो ज़रा सोचना पड़ेगा। आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन्स पे रुकावट डाल दी है, वो सही किया है, लेकिन जब तक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बढ़ता नहीं है, ये डिपॉजिट की जो बात बीच में भी चल रही थी कि डिपॉजिट्स कम है और डिपॉजिट्स इंप्रूव हुए, लेकिन डिपॉजिट्स इंप्रूव भी हुए तो आप लोन किसको देने वाले हैं? तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट और जो इकोनॉमी में जो स्लो डाउन चल रहा है करीबन 3 क्वार्टर से, और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का बढ़ावा अब तक शुरू नहीं हुआ है। आप बड़ी जो ग्रुप्स भी देखें, बड़े ग्रुप्स भी फॉरेन बैंक से लोन ले रहे हैं, डोमेस्टिक बैंक से, इंडियन बैंक से लोन कम ले रहे हैं। तो ग्रोथ का सवाल है, और वैल्यूएशन अच्छे है, लेकिन मुझे लगता है प्रॉब्लम इज ग्रोथ। प्रॉब्लम इज ग्रोथ। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस समय की सबसे बड़ी स्टोरी जो हम एड्रेस कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर। इस समय अवसर भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। ट्रंप के आने के बाद मुश्किलें भी बढ़ी हैं और ट्रंप आए दिन ऊंचे टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। वहीं टेस्ला की ईवी भी भारत में आने को तैयार है। ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम का भारतीय कंपनियों पर क्या असर होगा, इसे समझेंगे मिताली से। और टेस्ला की एंट्री से क्या नफ़ा क्या नुकसान होगा, ये बताने के लिए यतिन हमारे साथ हैं। तो पहले चलते हैं मिताली के पास। मिताली, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। तो यूएस के जो नए 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट मोस्ट लाइकली 2 अप्रैल को होने वाला है। दरअसल फार्मा सेक्टर, सेमीकंडक्टर और ऑटो सेक्टर्स पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ लगाने की यहाँ पे मोस्ट लाइकली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जो इनका 25% टैरिफ का ऑटो सेक्टर पे इफेक्ट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पे लिमिटेड इम्पैक्ट ही नज़र आएगा भारतीय कंपनीज को, क्योंकि जो अमेरिका एक्सपोर्ट की जाती है, ऑटो का एक्सपोर्ट जो यहाँ से होता है इंडिया से, वो ओवरऑल एक्सपोर्ट का बहुत ही छोटा पार्ट है। हालांकि JLR और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे ब्रांड्स जो है वो उनके लिए यहाँ पे चैलेंज नज़र आ सकता है, और उनकी यूएस में जो प्राइजेस है वहाँ पे 10 to 15% की हाइक भी हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स ऐसे भी है जहाँ इनको फ़ायदा मिलता नज़र आ सकता है। उन कंपनीज़ की बात करें तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो है उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। भारत फोर्ज और संवर्धन मदरसन जैसी बड़े ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, जब जापान और साउथ कोरिया जवाब में नए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ यूएस के अगेंस्ट टैरिफ हाइक भी कर सकते हैं, काउंटर टैरिफ लगा सकते हैं। तो यूएस कंपनीज ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स को ढूंढेगा, और उस बीच हमारे जो भारतीय ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स है उनको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो ईवी सप्लाई चेन है, यूएस अपनी ईवी सप्लाई चेन को मजबूत करने जा रहा है और नए सप्लायर्स की भी तलाश कर रहा है। तो इस वजह से भारत से ईवी बैटरीज का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने के चांसेस है, और अगर सब कुछ सही रहा तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक ईवी सेगमेंट में हमें 4 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। तो ओवरऑल यही बात सामने आ रही है कि अगर टैरिफ लग भी जाता है ऑटो सेक्टर पर तो इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन मार्केट के लिए ये ज़्यादा हावी नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल बेसिस पे कम ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये इस समय एक पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं टेस्ला की एंट्री से किसको नफा और किसको नुकसान ना। यतिन के पास चलते हैं इस रिसर्च के लिए। यतिन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। और टेस्ला की बात करें तो 2008 में शुरू हुई टेस्ला, जहां हार्डली वो 100-200 यूनिट्स बेचते थे। आज कंपनी 15 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बेचती हैं एनुअल बेसिस पे। अगर हम टेस्ला की बात करें तो भारत में एंट्री बहुत जल्द हो सकती है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे पोजीशंस जो हैं मुंबई मार्केट के लिए खोली हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, और इसके अलावा काफ़ी सारे ऑटो एंसिलरीज को यहाँ बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑलरेडी भारत में बहुत सारी ऑटो एंसिलरीज हैं जो टेस्ला को सप्लाई करती हैं। लगभग 7 बड़ी कंपनियां हैं भारत में जो टेस्ला को ऑलरेडी ऑटो पार्ट्स सप्लाई करती हैं। अगर हम बात करें टेस्ला की, तो फिलहाल टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। यूएस मार्केट से काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्ट करके कंपनी यहाँ असेंबली यूनिट खोलने जा रही है, और पुणे के चाकन के नज़दीक या पुणे के आस पड़ोस में कंपनी ज़मीन ढूंढ रही है, जिसके कारण यहाँ एक ओवरऑल असेंबली प्लांट लगाया जाए। अगर हम बात करें टेस्ला की, तो ऑब्वियसली अगर हम OEM पार्ट्स की बात करें तो 2025 तक लगभग $1 बिलियन के आसपास की सोर्सिंग वो भारतीय मार्केट से कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको बढ़ावा मिलता हुआ नजर पड़ सकता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो चाकन में ऑलरेडी मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर्स और फोक्सवैगन के प्लांट्स हैं, और महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में नासिक के करीब आपको M&M का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ईवी की जो सप्लाई चेन है वो महाराष्ट्र में फायदेमंद है, और शायद यहाँ आपको प्लांट लगता हुआ नजर पड़े। अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो ऑब्वियसली जो टेस्ला की प्राइसिंग है वो काफ़ी अहम रहने वाली है, और उसके चलते ऑटो एंसिलरीज को भी फायदा होता हुआ नजर पड़ सकता है। सुप्रजीत, सोना BLW, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां ऑलरेडी टेस्ला को काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई कर रही है, और पिछले साल इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में करीब 1 लाख यूनिट के आसपास भारतीय मार्केट में ईवी सेल्स रही हैं। ईवी पेनिट्रेशन अभी कम है भारतीय मार्केट्स में। इसको नज़र रखते हुए टेस्ला के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि चाइना और यूरोपियन मार्केट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की तरफ स्लो डाउन दिखा रहे हैं। पिछले 2-4 महीनों से आप देख रहे हैं तो टेस्ला भी स्ट्रगल कर रही है सेल्स बढ़ाने के लिए, और यहाँ भारतीय मार्केट से गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ ईवी पेनिट्रेशन अभी भी कम है, और टेस्ला को बड़े मौके भारतीय मार्केट्स में आने के बाद मिल सकते हैं। जी, बहुत बखूबी से, बहुत अच्छी तरीके से यतिन आपने और मिताली आपने समझाया इस विषय को, इसके सकारात्मक नकारात्मक पहलू। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अब निफ्टी लेके आइए। निफ्टी इज़ अ डे हाई, तो वो जो एक शक्ति 22,800 पे काम कर रही है उसने आज भी बखूबी काम किया। वी आर एट नाउ डे हाई, एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक, ये भी दिन के हाई पर। और वो जरा M&M को देख लीजिए एक बार, क्या उलटफेर हुआ है आज, गजब। गौरव बिस्सा इसको समझाने के लिए टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जुड़े हैं हमारे साथ। गौरव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरव, आपकी रीडिंग, ये जो 22,800 पे अभी स्टेबिलिटी बार बार आ रही, स्टेबिलिटी नहीं मतलब प्राइस एक बाइंग अट्रैक्ट कर रहा है,
इस पर आपका टेक, निफ्टी बैंक पर आपका व्यू? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग द शो। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, एक फियर्स बैटल आप कह सकते हैं 22,800 पे है। तीन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तीन हमने अटेम्प्ट किए हैं इसको तोड़ने के लिए और लोअर लोज भी बनाए हैं। पहला 22,785-86 का था, फिर 70 का था, फिर 730 के आसपास का था। तो यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हमारे जरूर हुए हैं और वहां से एक बाउंस बैक देखने मिला है, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। जब तक 22,800 नहीं टूट रहा है क्लोजिंग बेस पे, हमने अपने क्लाइंट्स को भी यही सलाह दी है कि आप को डिक्लाइन अगर देखने मिलती है स्पॉट में 22,800 के आसपास में, तो आप एक रिस्क ट्रेड ले सकते हैं जहां पे आपके 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस होंगे, 200 पॉइंट के करीब टारगेट होंगे। देखिए, आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप 23,000 का लेवल देखेंगे तो वहां पे भी आपको रिजेक्शन देखने मिल रहा है। काफी अच्छी आपको राइटिंग भी वहां पे देखने मिल रही है कॉल साइड के अंदर, तो एक रेंज जो है वो नैरो हो रही है। और जब रेंज नैरो होती है और अगर आप 15 मिनट के, आधे घंटे का, 1 घंटे के चार्ट्स भी देखेंगे तो आप देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन थोड़ा हो रहा है और एक रेंज नैरो हो रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन के अंदर आपको एक डिसीजन मूव देखने मिलेगा। अब ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। अगर अग्रेसिव कोई ट्रेडर है तो यहाँ पे कर लीजिए बाय, बट अगर सेफ ट्रेडर है तो एक बार 23,000 के ऊपर सस्टेन होता है, क्लोजिंग आती है, तो आप तब बाय कीजिए और आप 300-400 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं या फिर 22,800 के क्लोज के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल जो है एक वोलेटिलिटी कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन नहीं हो रहा है और मोमेंटम जो है वो फिलहाल पॉजिटिव रहेगा। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी की बात कीजिए तो ये स्टेबल रहा है, आउट परफॉर्मर रहा है और एक आवली चार्ट्स पे या 30 मिनट चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने मिला था बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर। तो हमने अपने क्लाइंट्स को सलाह भी दी थी, 49,300 के आसपास में एक अच्छा ब्रेकआउट था और यहाँ से एक बार 50,000 तक के लेवल या 50,200 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में देखने मिल सकते हैं। तो सस्टेन कर रहा है फिलहाल वो ब्रेकआउट के लेवल्स को भी, तो ये मोमेंटम जो है यहाँ से भी एक उसको रीडिंग एज सच देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे दोनों ही इंडिसेस जो है वो फिलहाल वीक नहीं लग रहे हैं। एक टेम्पररी बाउंस बैक देखने मिल सकता है, वहां पे रिव्यू करना होगा कि आगे और अपसाइड देखने मिलेगी या फिर रिवर्सल हो जाएगा। वेरी क्विकली कोई स्टॉक कॉल? देखिए, मुझे यहाँ पे एक जो स्टॉक अच्छा लग रहा है और एज अ डिस्क्लेमर हमने क्लाइंट्स को भी दिया है वो है बजाज फिनांस। मार्केट जब भी आप देखिए रुझान सही नहीं रहता तो हमेशा एक लार्ज कैप स्टॉक के साथ आप जुड़ते हैं तो एक आपको एग्जिट अच्छे से मिलते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर आपको अच्छे से मिल जाता है और वोलेटिलिटी का उतना सामना नहीं करना पड़ता है। तो बजाज फिनांस में अगर आप देखेंगे एक अच्छा अपट्रेंड तो रहा ही है। एक 4 साल का ब्रेकआउट हमको देखने मिला था वीकली चार्ट्स पे 8,300 8,200 के बीच में और उसको सस्टेन करके उसको लोअर टाइम फ्रेम में रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया है। तो यहाँ से एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा रहा है, स्टेबल रहा है सो फार। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक 8,100 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। 9,000 तक के लक्ष्य होंगे। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर है तो आप 8,200 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 8,600 8,650 के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव। और वीरू और मैं अब यहाँ से आपसे कहेंगे अलविदा और अगले शो के लिए यानी कि ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए कंचन और श्रेया आ गए हैं स्टूडियो। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।